नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग के YouTube मंच में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपका परमेंद्र सिंह एक बार फिर हिंदी के एक बड़े कवि विष्णु खरे की कुछ कविताएं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। विष्णु खरे ने हिंदी की बड़ी कविताएं लिखी। बड़ी कविताएं जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि उन्होंने लंबाई में भी बड़ी कविताएं लिखी और एक बृहत्तर अर्थ में हिंदी की बड़ी कविताएं उन्होंने रची। कविता के लिए उन्होंने जिन विषयों का चयन किया वे देखने में बहुत ही सामान्य विषय लगते हैं और एक सामान्य कवि कल्पना भी नहीं कर सकता कि उन विषयों पर भी कविताएं लिखी जा सकती हैं। यही कारण है कि लालटेन जलाना और कवर ड्राइव जैसी बड़ी महत्वपूर्ण कविताएं जो सीधे हमारे जीवन और रचना प्रक्रिया से जुड़ती हैं वो उन्होंने रची। तो और अधिक बातें न करते हुए मैं उनकी कुछ कविताएं आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। कविताएं पढ़ने से पहले मेरा अनुरोध, यदि आपने अब तक काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। कविता का शीर्षक है डरो। कहो तो डरो कि हाय यह क्यों कह दिया, कहो तो डरो कि हाय यह क्यों कह दिया, न कहो तो डरो कि पूछेंगे चुप क्यों हो। सुनो तो डरो कि अपना कान क्यों दिया, न सुनो तो डरो कि सुनना लाजमी तो नहीं था। देखो तो डरो कि एक दिन तुम पर भी यह न हो, न देखो तो डरो कि गवाही में बयान क्या दोगे। सोचो तो डरो कि वह चेहरे पर न झलक आया हो, न सोचो तो डरो कि सोचने को कुछ दे न दें। पढ़ो तो डरो कि पीछे से झांकने वाला कौन है, न पढ़ो तो डरो कि तलाशेंगे क्या पढ़ते हो। लिखो तो डरो कि उसके कई मतलब लग सकते हैं, ना लिखो तो डरो कि नई इबारत सिखाई जाएगी। डरो तो डरो कि कहेंगे डर किस बात का है, डरो तो डरो कि कहेंगे डर किस बात का है। न डरो तो डरो कि हुक्म होगा कि डर, कि हुक्म होगा कि डर। कविता का शीर्षक है कवर ड्राइव। कभी रहा होगा क्रिकेट, आज नहीं रहा प्रतिष्ठा का प्रश्न। कभी रहा होगा क्रिकेट, आज नहीं रहा प्रतिष्ठा का प्रश्न। लेकिन क्या बात है कि मैं अब भी क्रीज पर खड़ा होकर अपनी कवर ड्राइव आजमाना चाहता हूँ। मत वैभिन्न हो सकता है, लेकिन मेरे मुताबिक बैटिंग का सबसे तृप्तिकर और प्रियदर्शी शॉट होता है वह जब कोई बिगड़ी हुई आउटस्विंगर या ऑफ ब्रेक दाएं तुमसे कोई 3 फुट आगे गिरती है और इससे पहले कि टप्पा खाने के बाद गेंद कुछ ज़्यादा उछल जाए, उसे तुम बमुश्किल 1 फुट की ऊंचाई पर ले लेते हो बल्ले के बीचों बीच। जाकिर के बाएं जैसी मीठी थाप होती है और दोनों स्लिप, गली, थर्ड मैन और खुद कवर का फील्डर ठिठके रह जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि वह बाउंड्री पार करता है या नहीं, जहां तक जाए वहां तक एक लम्हा गौर से देखो उसे। रोक भी लिया जाए तो कोई मलाल नहीं, जो दरकार है वह है गेंद को समझ लेना और बर्बाद न जाने देना। सारी गति दोनों हाथों और सीने में समेटना, वज़न बाएं पैर पर जो आगे है, शरीर को उठाना एक सरल रेखा में एड़ियों पर, सिर्फ उस सेकंड के लिए, सिर्फ उस 1 सेकंड के लिए, और पकड़ में कोई ठनक न महसूस करना, यह न भूलते हुए कि सब कुछ दरअसल दिमाग में होता है। हिट के बाद नटराज की तरह एक पैर उठाए रखना अशोभन है। क्रिकेट में यदि स्टाइल को भी ज़रूरी समझते ही हो
तो ऊपर उठे बल्ले को सिर्फ एक बार हैंडल से घुमाओ, फिरकनी की तरह। दस्तानों को दांतों से थोड़ा खींचकर कसो। कैप को सामने से छुओ, बैट के कोण के समानांतर बनाते हुए। पिच पर दिखने वाले काल्पनिक जर्रों को हटाओ ध्यान से, लेकिन इन्हें स्वभाव बनाओ, भंगिमाएं नहीं। अगली गेंद के लिए तैयार रनों का हिसाब मत रखो। मन ही मन तालियों या फिक्रों से बेखबर यह देखो कि बाउंड्री के बावजूद वह रवानी और सफाई अब भी नहीं आ पाई है। कुछ देर तक अपिश सा क्यों गया यह शॉट? कुछ देर तक अपिश सा क्यों गया था यह शॉट? क्या रखा है सिद्ध करने में कि जब भी उतरोगे ठीक ठाक खेल ही लोगे? फिर भी किशोरों के रविवारी प्रैक्टिस मैच देखने रुके रहते हो। क्या रखा है सिद्ध करने में कि जब भी उतरोगे ठीक ठाक खेल ही लोगे? फिर भी किशोरों के रविवारी प्रैक्टिस मैच देखने में रुके रहते हो, तटस्थ दिलचस्पी दिखाते हुए कि उनमें से कोई कहे किसी दिन, आइए अंकल खेलिए, आइए अंकल खेलिए, जिसे तुम अब तक कल्पना और सपनों में मुकम्मल करते रहना नहीं छोड़ते, ना मालूम क्यों, ना मालूम क्यों। कविता का शीर्षक है सिंगल विकेट सीरीज। मैंने अभी अभी फिर गार्ड लिया है। जूतों, पैड, दस्तानों, हेलमेट की कसावट को जांचा है। सामने पिच को बैट से बराबर किया है। कुछ आश्वस्त, कुछ व्यग्र। अब तक एक आध दफ़ा बीट हुआ हूँ, लेकिन अगली गेंद की प्रतीक्षा में हूँ। रोशनी के 4 खंभों से सैकड़ों रोशनियाँ हो गई हैं स्टेडियम में, मैदान की हर चीज़ की परछाई चौगुना करती हुई। मैं भी अपने ही अक्स के कटपिट निशान वाले 4 सायों के बीच 5वां खड़ा हूँ। अजीब चुप्पी है दीर्घाओं में। क्या यह कोई ऐसा क्षण है जिसने सबकी सांसें रोकी हुई हैं? तभी दूसरे छोर से प्रकट होता है वह, तभी दूसरे छोर से प्रकट होता है वह, अश्वारोही जैसा तेज, फिर भी मानो चांद पर चलता हुआ, काली सी पोशाक में जैसे कोई चोगा उड़ रहा हो पीछे। फेंकता है गेंद वह सिर झटक कर, उसका पंजा झलकता है एक पल के लिए। कनपटी और जबड़े की रेखाएं उभरती हैं। आंखें धंसी हुई इसलिए सिर्फ काले विवर दिखते हैं। उसके दांत चमके थे एक बार, देखा हुआ सा लगता है फिर भी। उसके दांत चमके थे एक बार, देखा हुआ सा लगता है फिर भी। कौन है यह पोशीदा जिसका मुकाबला मैंने पहले कभी नहीं किया? लेकिन मेरे पैर शीशे के हो गए, लेकिन मेरे पैर शीशे के हो गए। मेरा बल्ला पत्थर का, कलेजा और हाथ सर्द, कलेजा और हाथ सर्द, होठ सूखे, पपड़ी आए। और अपने पैरों के पीछे वह सीने पर मैंने वह परिचित आवाज़ सुनी, जैसे हवा से दरवाज़ा खुलने पर लेबोरेटरी में दीवार से कालबुद खड़खड़ाया हो। ये यकायक बत्तियां किसने बुझा दी? देखने वाले क्यों हो गए गूंगे? स्टेडियम में यह क्या सिर्फ हवा की साएं साएं है? अपने स्तंभित पथराएपन से मैं ही कैसे निकल आया बाहर, जैसे सारी पोशाक के खोल से मुक्त हुआ हूँ कि अपने तिरते हुए वेग में वह आ चुका होता है मेरे पास। कंधे पर महसूस करता हूँ मैं उसकी ढाढ़स बंधाती मगर मजबूत साग्रह पकड़। फिर अंधेरे में ही आखिरकार उसके काले नक्श पहचान कर कहता हूँ, वेल बोल्ड सर। पिच, मैदान, बुझी बत्तियाँ, अंधेरा स्टेडियम। फिर वह गेंद फेंकता है,
फिर वह गेंद फेंकता रहता है मेरे हाथों में और मैं वापस उसे। जब हम ओझल होते चलते हैं कहीं और किसी अगले दौर के एकल खेल के लिए, कहीं और किसी अगले दौर के एकल खेल के लिए। लालटेन जलाना। लालटेन जलाना उतना आसान बिल्कुल नहीं है जितना उसे समझ लिया गया है। अव्वल तो 3-4 संकरे कमरे वाले छोटे से मकान में भी कम से कम 3 लालटेनों की ज़रूरत पड़ती है और रोज़ किसी को भी राज़ी करना मुश्किल है कि वह तीनों को तैयार करे और एक ही आदमी से हर शाम यह काम करवा लेना तो असंभव ही है। घर में भले ही कोई औरत ना हो, सिर्फ एक बाप और 3 संतानें हों तो भी न्यायोचित ढंग से बारी बारी तीनों से लालटेनें जलवाना कठिन नहीं। यह ज़रूर है कि जब दिया बत्ती की बेला आए तो यह ना मालूम हो कि लालटेन पीपे या शीशी में तेल नहीं है और शाम को 6:30 बजे निकलना पड़े मिट्टी के तेल के लिए, जो 2 तरह का आता था, घासलेट और सफ़ेद। सस्ता और घटिया था घासलेट, बू सफ़ेद से भी उठती है लेकिन निस्बतन खुशबू जैसी होती थी। महीने के आखिर में अगर घासलेट लाना ही पड़ता था तो उसे शीशी में नहीं टीन के डिब्बे में लाया जाता था। उससे रोशनी ही नहीं इज्जत भी खराब होती थी। पड़ोसियों से मिट्टी के तेल के उधार की पेचीदगियां बिल्कुल अलग विषय हैं, क्योंकि उसका सीधा संबंध लालटेन जलाने के हुनर से नहीं है। यह समझना कठिन है कि आखिर कोई लालटेन अच्छी तरह क्यों जलाई जाए। वह अल्पायु में शुरू हुआ एक आजीवन खप्त भी तो हो सकता है, क्योंकि लालटेन जलाने का लुत्फ मुख्यतः तेल से है और उसमें उतनी ही केंद्रीय भूमिका अच्छी बत्ती और उससे भी ज़्यादा उम्दा साफ किए गए कांच की है। भलाई इसी में है कि बत्ती से बेवजह छेड़छाड़ न की जाए, लेकिन अगर उस पर ज़्यादा गुल जमा हो ही गया हो तो उसे उंगलियों से नोचना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि उसके बाद जब उसे बाला जाएगा तो चारों तरफ से पुच्छल तारों जैसी दुमदार रोशनी निकलेगी और कांच बच भी गया तो काला तो हो ही जाएगा। कैंची से काटने में भी रेशे निकल आते हैं या टेढ़ी मेढ़ी कटती है। उसे ब्लेड जैसी चीज़ से काटा जाना चाहिए, वो भी एहतियात से, लेकिन यह तभी मुमकिन है जबकि वह काफ़ी लंबी हो। ऐन मौके पर यह पता लगना कि बत्ती छोटी है लालटेन की कुप्पी को मिट्टी के तेल से बिला वजह लबालब भरने पर मजबूर करता है और तब भी वह 9:30 बजे तक दम तोड़ देती है। बत्ती ठीक करना और तेल भरना रोज़ के काम नहीं हैं, लेकिन जो काम सबसे ज़्यादा सलीके और मेहनत और निगाह की मांग करता है वह है शीशे को साफ रखना, वह है शीशे को साफ करना। अव्वल तो यह ध्यान रखना पड़ता है कि कब्ज़े से निकालते वक्त उस गलत तरफ से तिरछा न कर दिया जाए। अव्वल तो यह ध्यान रखना पड़ता है कि कब्ज़े से निकालते वक्त उसे गलत तरफ से तिरछा न कर दिया जाए कि वह टूट जाए। फिर यह कि शीशा बढ़िया राख से ही चमक सकता है या फिर सख्त कंडे की। उसमें यदि रेत या कंकड़ हुए तो शीशा खुरच जाएगा, दांतों में तकलीफ दे किरकिराहट होगी सो अलग। शीशे के अंदर लगे धुएं से भी खेल किए जा सकते हैं। मसलन उंगली से कोई तस्वीर बनाई जा सकती है, आपका नाम लिखा जा सकता है या फला गधा है वगैरह वगैरह। लेकिन ऊपर से शुरू करते हुए नीचे तक आते आते और अंदर से ही नहीं बाहर से भी कांच को साफ करना होता है। साफ कांच खिलता ही दोबारा राख से मांजने पर है।
आह, कितना ऐन्द्रिक है लालटेन के शीशे को धीरे धीरे निखारना। फिर चाहो तो उसे किसी पुरानी साड़ी के टुकड़े से और चमका दो। अब तो उस पर सांस की नमी या उंगलियों की छाप भी अखड़ने लगती है। शीशे को उसके कब्जे में फिर बैठाना, ऊपर से लालटेन के कुंदे में अंगूठा डालकर ढक्कन उठाना और कांच को उसके नीचे बैठाना भी सावधानी के काम है, क्योंकि गलत ढंग से अंगूठा छोड़ने से शीशा फंस या टूट सकता है। लेकिन इसके पहले यह भी देख लेना होगा कि लालटेन की अंदरूनी गुंबद पर महीन धुआं इतना न जम गया हो कि कुंदा छोड़ते ही बत्ती पर बेआवाज़ गिरे। वह इतने चुपचाप जमता है कि किसी को उसकी याद ही नहीं रहती। यह सब उस वक्त जबकि शीशा चटका या फूटा हुआ न हो और उम्दा हो, क्योंकि अक्सर लालटेन के कांच सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन उनमें महीन बुलबुले होते हैं या मोटाई बराबर नहीं होती, या अपने आप में जर्द होते हैं। और सिर्फ महंगा कांच ही अच्छा नहीं होता, उसे परखने के लिए सधी उंगलियां, कान और तजुर्बा चाहिए, जो एक अरसे तक लालटेन जलाने के बाद ही आते हैं। बेहतर यही है कि कांच बैठालने से पहले ही बत्ती थोड़ी जला ली जाए और फिर लालटेन कसी जाए। उसके बाद धीरे धीरे लौ को बढ़ाइए। देखिए रोशनी कमरे में कहाँ तक फैल जाएगी। अपने पीछे आपकी छाया की विशाल उपस्थिति है। उजाले में सब कुछ उभर आया है। उंगलियों पर केरोसिन और राख की जो मिली जुली कसैली बू है, वह एक स्थिर स्निग्ध जलती हुई बत्ती की सुगंध में खो रही है। लालटेन जलाने की प्रक्रिया में लालटेन बुझाना या कम करना भी शामिल है। जब तक विवशता ही ना हो तब तक रोशनी बुझाना ठीक नहीं। लेकिन सोने से पहले बाती कम करनी पड़ती है। कुछ लोग उसे इतना कम कर देते हैं कि वह बुझ ही जाती है, या उसे एकदम हल्की नीली लौ तक ले जाते हैं, जिसका एक तरह का सौंदर्य निर्विवाद है। लेकिन लालटेन के हिलने से या हवा के हल्के झोंके से उसके बुझने का जोखिम है। लिहाजा अच्छे जलाने वाले लालटेन को अपनी पहुंच के पास लेकिन वहां रखते हैं जहां वह किसी से गिर या बुझ न जाए, और बाती को वहीं तक नीची करते हैं जब तक उसकी लौ सुबह उगते सूरज की तरह लाल और सुखद ना दिखने लगे, लाल और सुखद ना दिखने लगे। विष्णु खरे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर किसी और कवि के संग। शुक्रिया।